हेलो दोस्तों। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कोर्स के ट्रायल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स बनाई हैं जिसके ज़रिए कम से कम समय में पूरी 100% गारंटी के साथ किसी को भी इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखाया जा सकता है। ये टेक्निक कितनी पावरफुल है, जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास आप जब लेंगे और यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, जो भी चीज़ें मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में बताता हूँ, तो आप पूरी की पूरी 100% गारंटी के साथ आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आपका रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा कमांड हो सकता है इस टेक्निक के जरिए। तो चलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो यह है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उन विचारों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए आपने सेंटेंस क्या बोलना है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस क्या बोलना है, तब तक आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं सकते, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मेरे पूरे लर्निंग प्रोसेस में 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको ये सीखना है कि हमें बोलना क्या है। हमारे दिमाग के अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, उन विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें बोलना क्या है, सबसे पहले आपको ये सीखना है। दूसरे स्टेप में हम ये सीखेंगे कि हमने जो भी बातें करनी है, जो भी बातचीत इंग्लिश में करनी है, वो कॉन्फिडेंटली कैसे करें, फ्लुएंटली कैसे करें, नेचुरली कैसे करें। जैसे कि आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, उसी ईज के साथ, उसी आसानी से आप इंग्लिश में भी कैसे बातचीत कर सकें। तो ये बात हम सेकंड लेवल पे सीखेंगे। फर्स्ट लेवल पे हमें ये सीखना है कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी विचार हैं, उन विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए बोलना क्या है। तो मैं अपनी टेक्निक में जो सबसे पहली चीज़ सिखाता हूँ वो है सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक का मतलब इंग्लिश में जितने भी तरीके के सेंटेंसेस बोले या लिखे जाते हैं, उन सेंटेंसेस को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फ्रेम कैसे करेंगे। जो टेक्निक मैंने बना रखी है सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस टेक्निक से सिर्फ 5 क्लासेस में इंग्लिश में जितने भी तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, बोले या लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस को आप सिर्फ 5 क्लासेस में 5 आवर्स के अंदर आप इस टेक्निक के ज़रिए सीख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आपको एक इंग्लिश सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक की एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक शुरू करने से पहले 1-2 बातें और भी बताना चाहूँगा। आपने देखा है कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज करके हम सारी की सारी बातें बोल देते हैं, सारी की सारी बातें हम लिख देते हैं सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज करके। इसी तरीके से इंग्लिश में टोटल 35 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और इन 35 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके हम सारी की सारी बातें बोल देते हैं, सारी की सारी बातें लिख देते हैं। तो यदि सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि ये जो टोटल 35 सेंटेंसेस होते हैं, इन सारे 35 सेंटेंसेस को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करें, यदि आपको ये बात पता चल जाए तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपने इंग्लिश में बोलना क्या है। जो भी आपके दिमाग में विचार है, उन विचारों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलना है, ये पता चल जाएगा यदि आपको पूरी सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक आती है तो जैसे कि मैंने कहा कि टोटल 35 सेंटेंसेस होते हैं। अभी इस 35 सेंटेंसेस में मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस सिखाऊंगा कि वो उस तरह का सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक बातें एक्सप्लेन करनी होगी। हालांकि वो सारी बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मैं अपने टेक्निक में उन सारे टर्म्स का यूज करूँगा और आप कहीं कंफ्यूज ना होएं, इसीलिए इंग्लिश की जो सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है उसको शुरू करने से पहले
सबसे पहले मैं कुछ वो बेसिक बातें आपको बताऊंगा, और ये बेसिक बातें चूंकि आपको भी पता ही होगा, इसलिए 3-4 मिनट आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है। फिर भी आप ध्यान से सुने, क्यों, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं उन सारे टर्म्स का, उन सारे वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी टेक्निक में, तो मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्या मतलब है, ये चीज़ें आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो इसलिए 3-4 मिनट थोड़ा पेशेंस रखें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत ही मज़ेदार होगी, और आपको रियली आपको लगेगा कि काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, और इस टेक्निक से आप फास्टेस्ट वे में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक के लिए सीखने के लिए पहले सबसे कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ें। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले किसी भी सेंटेंसेस में आपको 3 बातें आइडेंटिफाई करनी है, 3 चीज़ें पहचाननी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसे ये दवा लेनी चाहिए थी। जैसे ही हम ये वर्ड लेना बोलते हैं, तो आप इमीडिएटली दिमाग में एक एक्शन, एक कोई काम, आपके दिमाग में किसी काम का चित्र उभरता है। तो इस वैसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे, जो किसी काम की बात करे, वैसे वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो उसे यह दवा लेनी चाहिए थी, यहाँ पे किस काम की बात कर रहा है, लेने की, इसलिए लेना वर्ब। जो भी आदमी इस काम को परफॉर्म करे, यानी काम करने वाले आदमी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसे ये दवा लेनी चाहिए थी, इसमें लेने का काम, दवा लेने का काम कौन कर रहा है, उसे मीन्स वह, तो वह सब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। तो उसे यह दवा लेनी चाहिए थी, यहाँ पे हम दवा की बात कर रहे हैं, तो यह दवा ऑब्जेक्ट। तो उसे यह दवा लेनी चाहिए थी, इस सेंटेंस में लेना वर्ब है, सब्जेक्ट उसे मीन्स वह सब्जेक्ट है, यह दवा ऑब्जेक्ट। एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम उसे डांट सकते थे। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है डांटना, ये किसी काम की बात करता है, तो इसलिए डांटना वर्ब है। डांटे का काम कौन कर रहा है, तुम सब्जेक्ट है। किसको डांटने की बात कर रहे हैं, उसे ऑब्जेक्ट। तो तुम उसे डांट सकते थे, इसमें डांटना वर्ब है, सब्जेक्ट तुम है, उसे ऑब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, हम लोग उसकी मदद कर सकते थे। इस सेंटेंस में हम किस काम की बात कर रहे हैं, मदद करने की, तो इसलिए मदद करना वर्ब है। ये मदद करने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट है। और किसकी मदद करने की बात कर रहे हैं, उसकी, तो उसकी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस में किस काम की बात कर रहे हैं, खेलने की। तो ये जो वर्ड है खेलना, ये वर्ब है। कौन खेल रहा है, बच्चे, तो बच्चे सब्जेक्ट है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इस सेंटेंस में खेलना वर्ब है, सब्जेक्ट बच्चे है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। एक और लास्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। इस सेंटेंस में किस काम की बात कर रहे हैं, खरीदने की, तो खरीदना वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या है, कौन खरीद रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है। और किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक कार की, तो एक कार ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना कि एक्शन वर्ड को क्या है, एक्शन वर्ड का मतलब वर्ब। फिर देखो उस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, उस एक्शन को, उस काम को कौन कर रहा है, तो इससे आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। फिर देखें कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इससे आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब दूसरी बात, हम दिन भर में जितने भी तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, वो सेंटेंसेस या तो पॉजिटिव होती हैं, या नेगेटिव होती हैं, या इंटरोगेटिव होती हैं। जैसे मैं बोलूँ उसे यह काम करना चाहिए था, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। यदि मैं बोलूँ उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। और जब हम वैसे सेंटेंस बोलते हैं जिसके जरिए हम कोई क्वेश्चन किसी से, प्रश्न किसी से पूछते हैं, तो वैसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है।
इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2। वैसा सेंटेंस, वैसा क्वेश्चन जिसके जवाब में हम हाँ या ना बोलते हैं, यस या नो में जब हम जवाब देते हैं, तो वैसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव 1 सेंटेंस कहते हैं। और जब जवाब में यस ना बोल करके कोई और बात बोलें, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव 2 सेंटेंसेस कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल आप देख रहे हो 4 तरीके का सेंटेंस है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव 1 और चौथा है इंटरोगेटिव 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये काम करना चाहिए था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे ये काम करना चाहिए था, इंटरोगेटिव 1। उसे ये काम क्यों करना चाहिए था, या कब करना चाहिए था, या किसके लिए करना चाहिए था, या किसके साथ करना चाहिए था, ये सब इंटरोगेटिव 2 सेंटेंस। तो इस तरीके से टोटल 4 तरीके का सेंटेंसेस होता है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि मैं बोलूं बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंटरोगेटिव 1 है। और यदि मैं पूछूं बच्चे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, ये सब के सब इंटरोगेटिव 2 सेंटेंसेस। तो अभी तक हमने 2 बातें डिस्कस करी। पहली बात ये डिस्कस करी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर दूसरी जो बातें हमने डिस्कस करी, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2। हमने एक सेंटेंस लिया था, उसे ये दवा लेनी चाहिए थी। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड लेना, ये वर्ब था। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में लेना के लिए कभी तो हम इंग्लिश में टेक बोलते हैं, कभी टुक बोलते हैं, कभी टेकन बोलते हैं, कभी टेकिंग बोलते हैं, कभी टेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में टोटल 5 वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसको मैं V1, V2, V3, V4, V5 कहता हूँ। जब भी मैं V4 बोलूँ तो समझ लेना कि लास्ट में ING जरूर होएगा। जब भी मैं V5 बोलूँ तो समझना कि लास्ट में S या ES जरूर होएगा। और बाकी जो 3 फॉर्म है V1, V2, V3, ये कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट बाद में दूंगा जिसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स लिखे होंगे। एक दूसरा वर्ब लेते हैं, जैसे जाना। आपने देखा है कि जाने के लिए कभी इंग्लिश में हम गो बोलते हैं, कभी वेंट बोलते हैं, कभी गॉन बोलते हैं, कभी गोइंग बोलते हैं, कभी गोज बोलते हैं। तो ये 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। गो, V1 में गो, V2 में वेंट, V3 में गॉन, V4 में गोइंग, V5 में गोज। एक और वर्ब लेते हैं, जैसे करना। तो करने के लिए इंग्लिश में कभी हम डू बोलते हैं, कभी डिड बोलते हैं, कभी डन बोलते हैं, कभी डूइंग बोलते हैं, कभी डज बोलते हैं। ये 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं वर्ब के। अब नेक्स्ट जो चीज हमें सीखनी है, उसके लिए हम सबसे पहले अपने पहले 2 सेंटेंसेस पे वापस आते हैं। एक सेंटेंस है, उसे ये दवा लेनी चाहिए थी। इस सेंटेंस में उसे एक सब्जेक्ट है। फिर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम उसे डांट सकते थे। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है उसे, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि सेम वर्ड एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसे ये दवा लेनी चाहिए थी, यहाँ पे उसे सब्जेक्ट है। तुम उसे डांट सकते थे, यहाँ पर उसे ऑब्जेक्ट। तो आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आप उसे बोलते हो किसी लड़के के लिए, यदि आप इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो ही बोलेंगे उसकी इंग्लिश। यदि आप ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश हिम बोलेंगे। इसी तरीके से जब कभी भी आप मैं, मुझे, मुझको, इनमें से कोई भी वर्ड जब आप बोलते हैं, इसको यदि आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश आप आई बोलोगे। ऑब्जेक्ट की तरह इसको यदि इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी इंग्लिश मी बोलोगे। इसी तरीके से जब आप हम लोग, हमें, हम लोगों को, इसमें से कोई भी वर्ड बोलते हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह कर रहे हो तो इसके लिए इंग्लिश में हमें वी बोलना होगा। और इसका इस्तेमाल यदि हम ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं तो इंग्लिश में अस बोलना होगा। इसी तरीके से जब हम तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हें, आपको, तुम लोगों को, आप लोगों को, इनमें से कोई भी वर्ड बोलना हो
सब्जेक्ट की तरह जब इसमें इसको इस्तेमाल, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है, तो जब भी आप इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करें तो इसको इंग्लिश में आप यू बोलेंगे। उसी तरीके से जब आप वह, उसे, उसको, उसकी, किसी गर्ल के लिए, किसी फीमेल जेंडर के लिए जब आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसी भी वर्ड को, तो शी बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर बोलेंगे। नेक्स्ट, जब कभी भी आप वे लोग, उन्हें, उन लोगों को, इसमें से कोई भी आप बात जब बोलते हैं तो यदि आप सब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो दे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो देन बोलेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी? सबसे पहली चीज़ जो हमने भी डिस्कस करी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों को कैसे पहचानें। फिर दूसरी जो बात हमने डिस्कस करी, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या थे? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1, इंटरोगेटिव 2। उसे ये काम करना चाहिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसे ये काम नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे ये काम करना चाहिए? वैसा क्वेश्चन जो क्या से शुरू होता हो हिंदी में और जिसके जवाब में हम हाँ या ना बोलते हैं, वो इंटरोगेटिव 1 है। और कोई वैसा क्वेश्चन जिसके जवाब में हम हाँ ना नहीं बोल के कोई और बात बोलते हैं, तो वो इंटरोगेटिव 2 है। जैसे उसे काम कब करना चाहिए, उसे काम क्यों करना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल 4 तरीके का सेंटेंसेस हो गया। इसके बाद जो हमने डिस्कस करा, वर्ब के 5 डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको मैं V1, V2, V3, V4, V5 कहता हूं। जब कभी भी मैं V4 बोलूं तो समझना लास्ट में ING होएगा, जब कभी भी V5 बोलूंगा तो समझना लास्ट में S या ES होएगा। इतना जो कुछ भी मैंने बताया ये तो बोरिंग सा पार्ट था। बोरिंग पार्ट इसलिए था, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। जैसे मैं बोलूँ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1, इंटरोगेटिव 2, V1, V2, V3, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब कभी भी मैं ये वर्ड बोलूँ इसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए एक बार मैंने ये सभी बातें आपको एक्सप्लेन करी। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी टेक्निक में जो सबसे पहली चीज़ जो सिखाता हूँ वो है सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। और इससे पहले मैंने कहा था कि इंग्लिश में टोटल 35 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो उन 35 सेंटेंसेस में अभी मैं आपको एक सेंटेंस अभी सिखाऊंगा। तो हम एक हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं, उसे ये काम करना चाहिए था। आपको जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो जिसके लास्ट में चाहिए था, जैसे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था, क्या मुझे दवा लेनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को ये कानून नहीं बनाना चाहिए था, पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। इस तरह के सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए था हो, आपको जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आपको दिमाग के अंदर एक इमीडिएटली एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट शुड हैव V3O। सब्जेक्ट शुड हैव V3O। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि जब कभी भी आपको ये सेंटेंस बोलना है जिसके लास्ट में चाहिए था हो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है। तो उसे ये काम करना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसे। तो आप सबसे पहले इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। फिर आपको ये फॉर्मूला कह रहा है शुड बोलो, फिर हैव बोलो। फिर ये फॉर्मूला कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो। यहाँ पे वर्ब क्या करना, तो करने की इंग्लिश क्या क्या होती थी? V1 में डू, V2 में डिड, V3 में डन, V4 में डूइंग, V5 में डज। तो आपने यहाँ थर्ड फॉर्म बोलना है, तो आप डन बोलेंगे। फिर ऑब्जेक्ट बोलना है। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम। तो यह काम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस वर्क। तो ये पूरी सेंटेंस उसे ये काम करना चाहिए था, इस पूरी सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ही शुड हैव डन दिस वर्क। इस सेंटेंस को आप 3-4 बार जोर से बोलो। ही शुड हैव डन दिस वर्क, ही शुड हैव डन दिस वर्क, ही शुड हैव डन दिस वर्क। यदि ये सेंटेंस आपके टंग पे आ गया तो फॉर्मूला भी अपने आप आपको याद हो जाएगा। जब आपने कहा ही शुड हैव डन दिस वर्क, तो ही सब्जेक्ट था, फिर आपने शुड बोला, फिर हैव बोला। डन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3। फिर दिस वर्क क्या था? ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शुड हैव V3 हो। यदि आप अब ये सेंटेंस नेगेटिव में क्या उसे काम नहीं करना चाहिए था, तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या करा, शुड के बाद नॉट डाल दी, तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। यानी नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शुड नॉट हैव V3 हो। इस फॉर्मूले से उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ही शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव वन में हिंदी में क्या होगा, क्या उसे ये काम करना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसा क्वेश्चन जिसके जवाब में हम हाँ या ना बोलते हैं और जिसके जवाब में हम हाँ ना बोलते हैं, और वो क्वेश्चन जनरली क्या से शुरू होता है हिंदी में, तो वैसे क्वेश्चन को हम इंटरोगेटिव वन कहते हैं। तो इंटरोगेटिव वन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव का फॉर्मूला है उसमें से शुड को आगे ले आओ। यानी इंटरोगेटिव वन का फॉर्मूला है शुड सब्जेक्ट हैव V3 हो। तो क्या उसे ये काम करना चाहिए था, इसकी इंग्लिश आप क्या बोलोगे, शुड ही हैव डन दिस वर्क। इसका एक और इंटरोगेटिव वन का एक और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि वेदर फिर पॉजिटिव का सेम फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या उसे ये काम करना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, वेदर ही शुड हैव डन दिस वर्क। इंटरोगेटिव टू में ये सेंटेंस क्या है, उसे ये काम क्यों करना चाहिए था, या कब करना चाहिए था, या कैसे करना चाहिए था। इंटरोगेटिव टू का फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले WH वर्ड लिखो और इंटरोगेटिव वन का ये जो पहला फॉर्मूला था, शुड सब्जेक्ट हैव V3 हो, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, तो ये इंटरोगेटिव टू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस है उसे काम क्यों करना चाहिए था। यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई। फिर ये फॉर्मूला क्या करा, शुड बोलना है आपको, फिर सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट क्या है उसे, तो ही, फिर हैव बोलना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, डू डिड डन, तो डन बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट यह काम, तो दिस वर्क। यानी उसे ये काम क्यों करना चाहिए था, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई शुड ही हैव डन दिस वर्क, वाई शुड ही हैव डन दिस वर्क। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी। तो ये जो पूरा सेंटेंस आपने देखा है, मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में ये सेंटेंस हिंदी में क्या होगा, मुझे ये दवा नहीं लेनी चाहिए थी। इंट्रोगेटिव वन में क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी, इंट्रोगेटिव टू में मुझे ये दवा कब लेनी चाहिए थी, या क्यों लेनी चाहिए थी, या कैसे लेनी चाहिए थी। तो एनीवे मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शुड हैव V3 हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे मीन्स मैं, तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। फिर आपको शुड बोलना है, फिर हैव बोलना है, तो आई शुड हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है, वर्ब क्या है, लेना, तो लेने की इंग्लिश टेक होती है, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, तो आप टेकन बोलोगे। फिर ऑब्जेक्ट बोलना है, ऑब्जेक्ट क्या है, यह दवा, तो यह दवा के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस मेडिसिन। तो मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन। इसी तरीके से नेगेटिव में मुझे ये दवा नहीं लेनी चाहिए थी, तो आप नेगेटिव के फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश बोलो, तो क्या बोलोगे, आई शुड नॉट हैव टेकन दिस मेडिसिन। इंट्रोगेटिव वन में ये सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए थी। तो इंट्रोगेटिव वन का जो फॉर्मूला है, शुड सब्जेक्ट हैव V3 हो, इससे आप इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, शुड आई हैव टेकन दिस मेडिसिन। मुझे ये दवा कब लेनी चाहिए थी, ये इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव टू का फॉर्मूला क्या है आपका, WH वर्ड, शुड सब्जेक्ट हैव V3 हो। इस फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, WH वर्ड क्या है, कब, तो इंग्लिश में व्हेन बोलोगे। फिर शुड हैव टेकन दिस मेडिसिन, यानी मुझे ये दवा कब लेनी चाहिए थी, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, व्हेन शुड आई हैव टेकन दिस मेडिसिन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम को ये फिल्म देखनी चाहिए थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आपका पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शुड हैव V3 हो। तो इस फॉर्मूले से आप इंग्लिश क्या बोलोगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर शुड हैव बोलोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, देखना, देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉच, तो थर्ड वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, WATCHED। तो आप, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यह फिल्म, तो दिस मूवी। तो इस राम को ये फिल्म देखनी चाहिए थी, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, राम शुड हैव वॉच्ड दिस मूवी, राम शुड हैव वॉच्ड दिस मूवी। इसका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, राम को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश बोलो, तो क्या बोलेंगे आप, राम शुड नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी। थर्ड
इंट्रोगेटिव वन, इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वन हिंदी में क्या है, क्या राम को ये फिल्म देखनी चाहिए थी? तो इंट्रोगेटिव वन का आपका फॉर्मूला क्या है, शुड सब्जेक्ट हैव वी थ्री ओ। तो इससे इंग्लिश क्या बोलोगे, शुड राम हैव वॉच्ड दिस मूवी, यानी क्या राम को ये फिल्म देखनी चाहिए थी। राम को ये इंट्रोगेटिव टू में ये सेंटेंस क्या होगा, राम को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए थी? तो आपका इंट्रोगेटिव टू का फॉर्मूला है WH वर्ड। इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या बोलेंगे, वाई। फिर इंट्रोगेटिव वन का सेम सेंटेंस, तो वाई शुड राम हैव वॉच्ड दिस मूवी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों को उसे डांटना चाहिए था। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, डांटना, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट शुड हैव वी थ्री ओ। तो इस फॉर्मूले से आप इंग्लिश क्या बोलोगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो उसकी इंग्लिश बोलोगे वी। फिर आप बोलोगे शुड, फिर बोलोगे हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डांटना। डांटने को इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं, SCOLD। इसका थर्ड फॉर्म होता है स्कोल्डेड। तो आपने थर्ड फॉर्म बोलना है, तो वी शुड हैव स्कोल्डेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। उसे के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो हम लोगों को उसे डांटना चाहिए था, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी शुड हैव स्कोल्डेड हिम। यदि इसी सेंटेंस को आपको निगेटिव में बोलना है कि हम लोगों को उसे डांटना नहीं चाहिए था, तो शुड के बाद नॉट बोल दो, यानी आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, वी शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। इंट्रोगेटिव वन में ये सेंटेंस हिंदी में क्या है, क्या हम लोगों को उसे डांटना चाहिए था। तो इंट्रोगेटिव वन का आपका फॉर्मूला क्या है, शुड सब्जेक्ट हैव वी थ्री ओ। इस फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, शुड वी हैव स्कोल्डेड हिम। फिर इंट्रोगेटिव टू में ये सेंटेंस है आपका, हम लोगों को उसे क्यों डांटना चाहिए था। इंट्रोगेटिव टू का फॉर्मूला है आपका WH वर्ड, शुड सब्जेक्ट हैव वी थ्री ओ। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई बोलोगे, तो वाई, फिर शुड बोलना है, फिर सब्जेक्ट बोलना है, तो वाई शुड वी हैव स्कोल्डेड हिम। इस नेक्स्ट अब हम मिक्स सेंटेंस लेते हैं। मिक्स सेंटेंस का मतलब वो जो भी सेंटेंस हम अब लेंगे वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव वन होगा या इंट्रोगेटिव टू होगा, और जो भी ये सेंटेंस होगा आपको वो फॉर्मूले से उसकी इंग्लिश बोलनी है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग को खाना कब बनाना चाहिए था। क्वेश्चन पूछ रही सेंटेंस में, हम लोग को खाना कब बनाना चाहिए था, और इसके जवाब में हम हाँ ना नहीं बोल के एक टाइम बताएंगे, इसलिए ये इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस। और हमारा इंट्रोगेटिव टू का फॉर्मूला क्या था, WH वर्ड, शुड सब्जेक्ट हैव वी थ्री ओ। तो इसमें WH वर्ड क्या है, कब, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बोलोगे, व्हेन। फिर शुड बोलना है आपको, फिर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी। फिर हैव बोलोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना बनाना, बनाने को इंग्लिश में कुक कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाने के लिए मील, फूड, लंच, डिनर, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोगों को खाना कब बनाना चाहिए था, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, व्हेन शुड वी हैव कुक्ड मील। अब एक थोड़ा मुश्किल सेंटेंस लेते हैं, मुझे कब तक उसका अत्याचार बर्दाश्त करना चाहिए था। इस सेंटेंस में भी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे कब तक उसका अत्याचार बर्दाश्त करना चाहिए था, और जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका जवाब में हम हाना नहीं बोल के कोई और बात बोलेंगे, इसलिए इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड, शुड सब्जेक्ट हैव वी थ्री ओ। तो हमारा WH वर्ड है इसमें कब तक, कब तक के लिए क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग। फिर इस फॉर्मूले में क्या बोलना है आपको, शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो आई। फिर हैव बोलना है आपको, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने को इंग्लिश में टॉलरेट कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड होता है, तो आपने टॉलरेटेड बोला। फिर ऑब्जेक्ट बोलना है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका अत्याचार। अत्याचार को इंग्लिश में एट्रोसिटी कहते हैं, तो उसका अत्याचार के लिए आप क्या बोलोगे, हिज एट्रोसिटी। तो मुझे कब तक उसका अत्याचार बर्दाश्त करना चाहिए था, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग शुड आई हैव टॉलरेटेड हिज एट्रोसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, पुलिस को उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहिए था। ये भी इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इसकी इंग्लिश बोलें। तो आपका WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो आप पहले क्या बोलोगे, वाई। फिर बोलना है आपको शुड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, पुलिस। हैव बोलोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना।
गिरफ्तार करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरेस्ट। तो थर्ड फॉर्म क्या है? अरेस्टेड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, तो उसे के लिए हिम बोलेंगे। तो पुलिस को उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहिए था, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? वाई शुड पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आप लोगों को इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट है आप लोग, सॉरी उठाना वर्ब है, आवाज ऑब्जेक्ट है, और इस अत्याचार के खिलाफ ये एक्स्ट्रा चीज है। तो एक्स्ट्रा चीज जो भी होगा उसको हम लास्ट में बोल देंगे। तो ये सेंटेंस है, आप लोगों को इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट शुड हैव V3O, तो सब्जेक्ट है आप लोग, यू शुड हैव। वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है? उठाना, उठाने को इंग्लिश में रेज कहते हैं, तो रेज का थर्ड फॉर्म क्या है? रेज्ड। तो यू शुड हैव रेज्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी आवाज, तो योर वॉइस। एक्स्ट्रा चीज है इस अत्याचार के खिलाफ, तो इसके लिए इंग्लिश बोल देंगे अगेंस्ट दिस एट्रॉसिटी। तो आप लोगों को इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू शुड हैव रेज्ड योर वॉइस अगेंस्ट दिस एट्रॉसिटी। एक और लास्ट सेंटेंस करते हैं, क्या सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए था? इस सेंटेंस में भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये सेंटेंस आपने क्या देखा है? क्या से शुरू हुआ है, और इसके जवाब में हम हाँ या ना बोलेंगे, तो इंट्रोगेटिव 1 है। इंट्रोगेटिव 1 का हमारा फॉर्मूला क्या था? शुड सब्जेक्ट हैव V3O। तो इस फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे शुड। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सरकार। सरकार के लिए क्या बोलेंगे? दी गवर्नमेंट। फिर हैव बोलेंगे, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है? बनाना, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ऑब्जेक्ट क्या है? इस तरह का कानून, तो दिस टाइप ऑफ लॉ। तो क्या सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए था, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शुड द गवर्नमेंट हैव मेड दिस टाइप ऑफ लॉ। तो अभी तक आपने क्या देखा? जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में टोटल 35 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। उन 35 सेंटेंसेस में आपको मैंने एक सेंटेंस अभी आपको सिखाया है, वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए था, किसी काम की बात कर रहे हैं और लास्ट में चाहिए था है, तो आपको इमीडिएटली फॉर्मूला क्या दिमाग में याद रखना है? सब्जेक्ट शुड हैव V3O। 3-4 बार आप मेरे साथ बोलो तो आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। सब्जेक्ट शुड हैव V3O, सब्जेक्ट शुड हैव V3O, सब्जेक्ट शुड हैव V3O। ये पॉजिटिव का फॉर्मूला था। नेगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है? शुड के बाद नॉट डालना है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट शुड नॉट हैव V3O। पॉजिटिव के सेंटेंस से फॉर्मूले से शुड को आगे ले आओ तो इंट्रोगेटिव 1 हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव 1 का फॉर्मूला हो गया शुड सब्जेक्ट हैव V3O। फिर इंट्रोगेटिव 2 बनाने के लिए आपको क्या करना है? WH वर्ड, और फिर इंट्रोगेटिव 1 का सेम फॉर्मूला आप जैसे ही वो करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको सबसे पहले इस पूरी टेक्निक में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। पॉजिटिव का फॉर्मूला था सब्जेक्ट शुड हैव V3O, नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट शुड नॉट हैव V3O, इंट्रोगेटिव 1 का फॉर्मूला शुड को पहले कर दिया, शुड सब्जेक्ट हैव V3O, इंट्रोगेटिव 2 का फॉर्मूला WH वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव 1 का फॉर्मूला यानी WH वर्ड शुड सब्जेक्ट हैव V3O। जब ये 4 फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो अब आप चाहिए था आप कितना भी मुश्किल सेंटेंस सोच के देखो, उसमें जो भी वर्ड है, यदि वर्ड का इंग्लिश आपको पता है तो उस पूरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। यदि इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन पे हमारे से बात कर सकते हैं। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई भी चीज़ लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे से बात करके उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन का जो हमारा सिलेबस है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मेरे पूरे इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रोग्राम में टोटल 5 लेवल्स हैं। पहले तो इस प्रोग्राम की फीचर्स के बारे में बता दूं कि ये टोटली यूनिक डेवलप्ड प्रोग्राम है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये प्रोग्राम बनाई है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई भी आदमी
सिर्फ यदि उसको इंग्लिश में कोई सिंपल सेंटेंस लिख सकता है या इंग्लिश में लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस यदि पढ़ सकता है तो मेरी टेक्निक से फास्टेस्ट वे में, इससे ज़्यादा कोई फास्ट टेक्निक नहीं हो सकती। पूरी 100% गारंटी के साथ कोई भी आदमी, वैसा आदमी जो आसान सा सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो इस टेक्निक से बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों पे ही उसका बहुत अच्छा कमांड हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि हम इसमें 100% गारंटी देते हैं और इस टेक्निक में रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों पे ही फोकस दिया गया है। क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू देते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो आपको कई सारे ईमेल्स लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, एप्लीकेशंस लिखने होते हैं, तो रिटन इंग्लिश पे भी बहुत अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आदमी जिसकी रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो, उसकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूँकि टोटल हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम है या ये जस्ट वीडियो क्लासेस के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, तो आप अपने घर के कंफर्ट में रह करके आप अच्छी तरीके से इंग्लिश इस टेक्निक से काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, इसमें हम कुछ तो वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे। वीडियो लेक्चर में सारी जो भी हमारी सिलेबस है वो सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर में आपको पूरी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देंगे, वोकैबुलरी मॉड्यूल्स देंगे और वीक में एक दिन हम प्रॉब्लम सेशंस रखते हैं, जो लाइव सेशंस होता है, जिसमें आपको यदि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। आप उस नंबर पे फ़ोन करके टेलीफोनिकली आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और एक ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं हर एक वीक में, ये जूम के जरिए या सिस्को वेबएक्स के जरिए होती है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल 5 लेवल्स हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट लेवल उनके लिए है जिनको ये बात पता नहीं है कि इंग्लिश में बोलना, जो भी दिमाग में विचार हैं उन विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलना है, जिनको ये नहीं पता, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट लेवल करने होते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फर्स्ट लेवल में सबसे पहले हम सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक सिखाते हैं। जो इंग्लिश में जितने भी तरीके के सेंटेंसेस बोले या लिखे जाते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे इंग्लिश में, इसके लिए हमारी टेक्निक है सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है। ये सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, इसमें टोटल 5 क्लासेस होती हैं। 5 क्लासेस में 5 आवर्स का ये पूरा प्रोग्राम है। इसके बाद जो हम आपको सिखाएंगे वो है एडवांस स्ट्रक्चर। एडवांस स्ट्रक्चर टेक्निक है कि किसी भी सेंटेंस को आप ट्विस्ट कैसे करोगे ताकि एक सर्टेन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकें। आपने देखा है कि हिंदी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप किसी भी सेंटेंस को जैसे मर्जी वैसे ट्विस्ट कर देते हो ताकि एक सर्टेन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकें। तो यदि नेचुरल इंग्लिश बोलनी है, एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो ये टेक्निक आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो इसके लिए ये टेक्निक है एडवांस स्ट्रक्चर, और 3 क्लासेस में मीन्स 3 आवर्स में ही आप ये टेक्निक सीख जाओगे। और जैसे ही आपने ये टेक्निक सीख लिया तो आप किसी भी, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि किसी भी सेंटेंस को जैसे मर्जी आप वैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, कोई भी सर्टेन एक्सप्रेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी सेंटेंसेस में। ये जो दोनों टेक्निक है, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक और एडवांस स्ट्रक्चर, ये दोनों मैंने इस तरीके से बनाई हैं कि इन दोनों टेक्निक को यूज करके आप जो भी बातें बोलेंगे या लिखेंगे वो सब के सब ग्रामेटिकली डिजाइन सेंटेंसेस होंगे। मतलब आपको क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं सिर्फ 2 क्लासेस देता हूँ। उन 2 क्लासेस में आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। आप वो इंग्लिश गलत ना बोलें, इसके लिए 2 क्लासेस हम देंगे। अदरवाइज जो हमारी पहली जो 2 टेक्निक है, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक और एडवांस स्ट्रक्चर, इन दोनों टेक्निक को यूज करके आप जो भी बातें बोलेंगे या लिखेंगे सब के सब ग्रामेटिकली डिजाइन सेंटेंसेस होंगे।
तो हमारा और हर एक क्लास के लास्ट में आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स दिए जाएंगे। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताया जाएगा, सेंटेंसेस बताए जाएंगे। आपको बस उन सेंटेंसेस को 3, 4, 5 बार पढ़ने हैं। जब आप बार बार उन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी मीनिंग अपने आप आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा इंग्लिश लेवल 1 है, ये टोटल 10 आवर्स का प्रोग्राम। तो इसमें आपको 10 वीडियोज़ मिलेंगे। आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फिर जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक लाइव ऑनलाइन वीडियो सेशंस रखते हैं हर एक वीक, स्काइप के जरिए, जूम के जरिए या सिस्को वेबएक्स के जरिए, या आप टेलीफोनिकली भी, आपको जो नंबर दिया जाएगा, टेलीफोन नंबर दिया जाएगा, आप उस पर फ़ोन करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप क्लैरिफाई करवा सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट लेवल सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट लेवल कर लोगे तो फर्स्ट लेवल में तो हम आपको थ्योरी सिखा रहे हैं कि बोलना क्या है, आपके दिमाग में जो भी विचार है उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए आप बोलोगे क्या। लेकिन आप जब एक्चुअल लाइफ में जब कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तब तो आपको इतना सोचना नहीं होगा, आपको फटाफट इंग्लिश बोलनी होगी। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो सेकेंड लेवल जो हमारा है वो फर्स्ट लेवल का एप्लीकेशन और प्रैक्टिस सेशंस है। इसमें भी 10 क्लासेस हैं, 1 आवर का क्लास होता नहीं, ये भी 10 आवर्स का प्रोग्राम है। और इसमें हम आपको सबसे पहले क्या चीज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको हर एक सेशन में एक हिंदी में स्टोरी मिलेगी। और आपको लेवल 1 में हमने ऑलरेडी जितने भी हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं या इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसकी सारी टेक्निक हमने आपको बता रखी है। तो उन टेक्निक को यूज करके वो जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो इससे आपकी रिटन इंग्लिश भी बहुत पावरफुल हो जाएगी। ये सेकंड लेवल करने के बाद आपकी रिटन इंग्लिश इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको जो कुछ भी लिखना है, ईमेल लिखना है, लेटर लिखना है, कोई भी चीज़ ऐसे लिखनी है, कुछ भी लिखनी है, सारी चीज़ें आप आसानी से लिख पाएंगे। फिर इसमें हम जो नेक्स्ट ये करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लेवल 1 में हमने इंग्लिश में जितने भी तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये आपने टेक्निक सीख ली। तो अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करके आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करके उसकी एनालिसिस करनी है कि वहाँ पे इस सेंटेंस को लिखने में कौन सा टेक्निक यूज किया गया है। फिर जो थर्ड पार्ट है, थॉट्स एक्सप्रेशन इन राइटिंग। आप जो दिन भर कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी आपके दिमाग में विचार होती हैं, जब आप दूसरों से बातचीत करते हो तो आप अपने उन विचारों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए कुछ सेशंस हमारे होंगे, थॉट्स एक्सप्रेशन इन राइटिंग। फिर है कम्युनिकेशन इन राइटिंग। ये जैसे मैंने कहा कि कुछ आपको जैसे ईमेल कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें भी हम आपको इसमें सिखाएंगे। ये सब चीज़ें हर एक किसी को आनी चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू दोगे, कभी जॉब के लिए अप्लाई करोगे या ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस में ईमेल्स लिखने होते हैं, तो इसके लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इस लेवल में भी आपको हर एक क्लासेस में 10 वर्ड्स मिलेंगे। ये जो वोकैबुलरी मॉड्यूल्स है हमारा, ये रेगुलर हर एक लेवल में हर क्लासेस में आपको 10 वर्ड्स मिलेगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। तो ये हमारा सेकंड लेवल जो है ये टोटली रिटन इंग्लिश पे फोकस किया हुआ है। और बेसिकली ये सेकंड लेवल हमारा लेवल 1 का प्रैक्टिस सेशन है। लेवल 1 में हमने आपको किसी थ्योरी बताई है। तो सेकंड लेवल में आप उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो अब सेकंड लेवल ख़त्म होने तक में क्या क्या आपकी अचीवमेंट होगी। पहली बात तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। दूसरी बात, आपको कोई यदि हिंदी में भी कोई न्यूज़पेपर दे दे या कुछ भी दे दे, आप उसको उसकी वर्बैटिम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। मतलब वर्ड बाय वर्ड आप सेम का सेम उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आपकी रिटन इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। अब आपको सेकेंड लेवल तक के लास्ट में आप उस लेवल पे पहुंच गए कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आएगा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए बोलना क्या है। तो अब थर्ड लेवल से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा एक्चुअल कन्वर्सेशन जो सेशन जो लेवल है वो बेसिकली थर्ड लेवल से शुरू होता है। तो थर्ड लेवल में इसके अलावा हम और भी चीज़ें आपको सिखाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, नरेशन ऑफ स्टोरी,
and discussions, newspaper reading, analysis and discussions, day-to-day conversations, pronunciation therapy, vocabulary modules, ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल बेसिकली यहाँ से हम एक्चुअली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का क्लासेस शुरू करते हैं। इसके पहले फंडामेंटल्स थे। जब तक फंडामेंटल पे यदि आपका बहुत अच्छा कमांड नहीं होता तो आप कभी भी ना तो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ना कभी आप लिख सकते हैं। इसलिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लेवल ख़त्म करने तक में अब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी बातचीत आप करते हो वो सब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मतलब डे टू डे कन्वर्सेशन में अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो थर्ड लेवल है ये भी 10 आवर्स का प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट लेवल शुरू होता है और फिर एडवांस लेवल शुरू होता है। तो मैं किसी को भी गारंटी देता हूँ कि यदि आप हमारा एडवांस लेवल यानी 5th लेवल जब आपने कर ली तो 5th लेवल करने के बाद आप उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ आप जिस तरीके से हिंदी में बात करते हैं उसी तरीके से बल्कि उससे अच्छा आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो 5 लेवल करने के बाद आपकी जो इंग्लिश के ऊपर कमांड होगी बहुत ही शानदार कमांड होगी, रिटन इंग्लिश पे भी और स्पोकन इंग्लिश पे ही। 5 लेवल करने के बाद जैसे आप हिंदी में बात करते हैं या आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं जैसे वैसे ही आप एग्जैक्टली इंग्लिश में भी बात कर पाओगे। तो मुझे आशा है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन करा वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इनकेस आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी बातें समझ नहीं आती तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमारे से कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर करिए, डिस्कस करिए और इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा फास्ट टेक्निक इंग्लिश सिखाने की हो नहीं सकती और हम 100% गारंटी से सिखाते हैं। आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन यदि आप फॉलो करते हो तो पूरी की पूरी 100% गारंटी से आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।